हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आशियाना आस्की का भाग 28। अनामिका आदित्य को लेकर कॉरिडोर की ओर बढ़ गई, लेकिन आदित्य नशे में था तो उसे उस वक्त कोई होश नहीं था, बल्कि शराब सर चढ़कर बोल रही थी। वह रिसोर्ट के रूम के सामने आया और कहा, अनामिका तुम मेरी बंदी हो यार, फिर उस लक्ष्य के साथ डांस क्यों किया? उस लक्ष्य का तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, कहते हुए आदित्य लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। उससे ठीक से खड़ा रहा भी नहीं जा रहा था। अनामिका ने उसे संभालते हुए कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लक्ष्य भाई अच्छे इंसान हैं, वो बस हमसे हमारी पढ़ाई और करियर को लेकर बातें कर रहे थे। लक्ष्य अच्छा है, जीजू अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है तुम्हारे लिए, बस मैं ही नहीं। किसने कहा आप हमें अच्छे नहीं लगते? आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, अनामिका ने प्यार से कहा। तो आदित्य उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, सच? हाँ सच में। तो फिर तुमने उस लक्ष्य के साथ डांस क्यों किया? मुझे कितना बुरा लग रहा था। आदित्य फिर नाराज होकर लड़खड़ाते हुए बोला, अब हम आपको कैसे समझाएं? आदित्य दीवार का सहारा लेकर उठा और गाने लगा। वह कुछ आगे बोलता इससे पहले ही अनामिका ने उसे संभाला और कहा, आप पहले रूम में चलिए, फिर गा लीजिएगा गाने। किसी ने आपको इस हालत में देखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अनामिका आदित्य को लेकर रूम में आ गई और उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, आप बैठो, हम दरवाज़ा बंद करके आते हैं। आदित्य ने अनामिका का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, दरवाज़ा बंद क्यों? तुम भी मोना की तरह मेरे साथ जबरदस्ती करने वाली हो? मोना का नाम सुनकर अनामिका हैरानी से आदित्य की ओर पलटी और कहा, जबरदस्ती? क्या किया मोना ने? मोना अच्छी लड़की नहीं है अनामिका, उसने मुझे फंसाया है। अनामिका आकर आदित्य के सामने बैठ गई और आदित्य के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, हमें बताइए आदित्य जी, क्या किया मोना ने? कैसे फंसाया उसने आपको? आदित्य अनामिका की तरफ देखने लगा। उसे आधी बातें याद थी, आधी नहीं। तो उसने सोचते हुए कहा, मैं कभी शराब नहीं पीता था अनामिका, मुझे ड्रिंकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन कॉलेज की एक पार्टी में किसी ने मेरे जूस में शराब मिलाकर मुझे पिला दी। तब मोना मेरी अच्छी दोस्त थी। जैसे आज तुमने मुझे संभाला, वैसे वो भी मुझे रूम में लेकर आई थी। कहते कहते आदित्य रुक गया तो अनामिका ने कहा, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत घुटन महसूस हो रही थी उस रूम में मुझे उसके साथ। मेरा सर भी फटा जा रहा था। आदित्य ने आगे बताने की कोशिश करते हुए कहा, याद करने की कोशिश कीजिए, क्या हुआ था उस रात? अनामिका जानना चाहती थी आखिर आदित्य और मोना के बीच के रिश्ते का सच क्या है। आदित्य ने सोचते हुए कहा, वो मुझे अपने साथ लेकर आई, मैं होश में नहीं था। उस वक्त उसने मुझे बेड पर लेटाया, मेरा सर दर्द से फट रहा था। वो मेरे पास बैठकर अपने गालों और मेरी गर्दन को छू रही थी। बहुत गंदा लग रहा था अनामिका। मैंने उसे मना भी किया, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। उसने मेरी शर्ट उतार दी, मैंने कुछ भी नहीं किया। अनामिका मैं सच कह रहा हूँ, उस रात मेरे और मोना के बीच कुछ नहीं हुआ था। आई एम अ बॉय एंड आई फील दिस, कि उस रात कुछ नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता मोना के पास वो फोटो कहाँ से आए। आदित्य की बातों में अनामिका को सच्चाई नजर आ रही थी। जिस लड़के ने आज तक अनामिका को किसी गलत इरादे से नहीं छुआ था, वो किसी लड़की के साथ ऐसा शायद ही करेगा। अनामिका आदित्य की ओर देखती रही तो आदित्य ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना अनामिका? अनामिका ने आदित्य के हाथों को मजबूती से पकड़ा और कहा, हमें आप पर भरोसा है, आपने कुछ नहीं किया। अगर मोना ने आपको फंसाया है तो उसका ये गंदा सच हम सबके सामने जरूर लाएंगे। अनामिका की बात सुनकर आदित्य ने अनामिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसके बढ़ते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो अनामिका। आदित्य के करीब आने से बेचारी अनामिका की बेचैनी बढ़ने लगी। आदित्य जैसे अपने होंठ अनामिका के होंठों के पास लेकर आया, खुद से ही बड़बड़ाते हुए पीछे हट गया। नहीं नहीं, शादी से पहले अनामिका को किस नहीं करना है ना। आदित्य होश में आ, वो अनामिका है। अनामिका तेरी बंदी, उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी है। अनामिका ने देखा ये सब कहते हुए आदित्य बहुत क्यूट लग रहा था। वो नशे में था, फिर भी अपनी हाथ समझ रहा था। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती थी। अब अनामिका को पूरा यकीन हो चुका था कि मोना और आदित्य के बीच कोई रिश्ता नहीं था। अनामिका उठी और आदित्य को लेटाते हुए कहा, आदित्य जी आप आराम कीजिए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से आराम ही है अनामिका।
तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, मेरा गुस्सा, मेरा ईगो सब सहती हो। तुम कितनी अच्छी हो यार। अनामिका मुस्कुराई और आदित्य के सर के नीचे तकिया लगाते हुए कहा, हम आपका गुस्सा इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आपका गुस्सा कभी गलत नहीं होता। हाँ, आप थोड़े अकड़ू हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो। बाकी सबसे थोड़े अलग हो क्योंकि आप हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचते हो और आपकी यही बातें आपको सबसे अलग बनाती है। तुम मुझसे भी ज़्यादा जानती हो यार। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मिलती तो मैं उस मोना के चक्कर में नहीं फंसता ना। वो कुछ नहीं कर सकती। हम पर भरोसा रखिए, उसका सारा सच एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगा। अनामिका ने आदित्य का सर सहलाते हुए कहा और आदित्य के पैरों के पास आई। उसने आदित्य के जूते निकाले, जुराबे निकाले और पैरों को कंबल से ढक दिया। आदित्य के इस हाल में उसे दुख भी हो रहा था और बुरा भी लग रहा था कि उसकी वजह से आदित्य ने ड्रिंक कर लिया। लेकिन अनामिका आज बहुत खुश थी। आदित्य के दिल में उसके लिए प्यार है जानकर उसके चेहरे से स्माइल नहीं हट रही थी। अनामिका ने देखा आदित्य सो चुका है तो उसने कमरे में पड़ा कंबल उसे उठाया और कमरे की लाइट बंद करके बाहर आ गई। कॉरिडोर के सामने से आता आकाश उसे मिल गया। अनामिका ने हल्के से कमरे का दरवाजा बंद किया। आकाश अनामिका के पास आया और कहा, सब ठीक है ना अनामिका? अनामिका ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर आकाश के गले लग गई। अनामिका को खुश देखकर आकाश ने कहा, क्या बात है अनामिका, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। अनामिका आकाश से दूर हुई और कहा, आकाश जी, आदित्य जी हमसे प्यार करते हैं। लो, ये तुम्हें आज पता चला? मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि वो नालायक तुमसे प्यार करता है। फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? अनामिका को जानकर हैरानी हुई। बताता तो तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी देखने को कैसे मिलती। आदित्य तुमसे बहुत प्यार करता है अनामिका और तुम उसके लिए बेस्ट हो। लेकिन उन्होंने भी हमसे कभी नहीं कहा ये सब। आज कहा भी तो नशे में। वो होश में भी कहेगा और मुझे नहीं लगता तुम दोनों को एक दूसरे को आई लव यू कहने की ज़रूरत भी है क्योंकि सबको पता है तुम दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हो। क्या सबको पता है? अनामिका ने हैरानी से पूछा। पापा को नहीं पता, बाकी सबको पता है, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। अनामिका ने शर्मा के पलकें झुका ली और कहने लगी, हमने कभी सोचा नहीं था हमें उनसे प्यार हो जाएगा, लेकिन जब उनके साथ होते हैं तो सब अच्छा लगने लगता है। यही तो प्यार है अनामिका। तुम्हारे आने के बाद आदित्य में जो बदलाव आए हैं वो आज से पहले किसी ने नहीं देखे थे। पहली बार उसे किसी लड़की के लिए अपनों से झगड़ते देखा है, परवाह करते देखा है, उसकी आंखों में प्यार देखा है। उससे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं कर सकता। हम बहुत लकी हैं आकाश जी जो हमें आप सब मिले। अनामिका ने थोड़ा भावुक होकर कहा। नहीं अनामिका, आदित्य लकी है जिसे तुम मिली हो। उसका गुस्सा, उसकी ईगो देखते हुए मुझे हमेशा डर था कि वो कभी किसी से प्यार करेगा या नहीं, या उसे समझने वाली लड़की उसकी ज़िंदगी में आएगी। पर तुमसे मिलने के बाद ये यकीन हो गया है कि उसे तुम संभाल सकती हो। वो दिल से बुरा नहीं है, बस कभी कभी उसकी ईगो बीच में आ जाती है, वरना बहुत प्यारा इंसान है वो। थैंक यू आकाश जी। आकाश जी नहीं, अब भैया बुलाना शुरू कर दो। आफ्टर ऑल व्यास फैमिली की होने वाली छोटी बहू हैं आप, मिस अनामिका सिंह राजपूत। अनामिका एक बार फिर शर्मा गई तो आकाश ने कहा, चलो चलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज तो वैसे भी डबल सेलिब्रेशन बनता है। आकाश और अनामिका बाहर चले आए। जीजू, तनु, लक्ष्य, अवनी सब वहाँ मौजूद थे। आकाश ने केक मंगवाया और उसने और अनामिका ने मिलकर केक काटा। आकाश ने अनामिका की फीलिंग्स सबको बतानी चाहिए तो अनामिका ने उसे रोक दिया। वह नहीं चाहती थी आदित्य से पहले किसी और को उसके दिल की बात पता चले। सबने पार्टी खूब एंजॉय की। देर रात सभी अपने अपने घर निकल गए। आदित्य वहाँ अकेला था इसलिए जीजू को रुकना पड़ा क्योंकि उन्हीं ने रायता फैलाया तो सजा भी तो उन्हें ही मिलनी थी। वह आदित्य के साथ रिसोर्ट के कमरे में रुक गए। सुबह जब आदित्य उठा तो खुद को अनजान कमरे में पाकर थोड़ा हैरान हो गया। उससे भी ज़्यादा हैरानी उसे तब हुई जब उसने अपने बगल में जीजू को सोते देखा। आदित्य ने जीजू को उठाया और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग, जीजू ने उठते कहा। अरे काहे का गुड मॉर्निंग, मुझे ये बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी मेरे साथ, आदित्य ने झुंझलाकर कहा। सो रहा हूँ,
जीजू ने बिना किसी भाव से कहा। बाकी सब कहाँ हैं? आदित्य ने पूछा। बाकी सब तो घर में हैं। तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वाह वाह मेरे साले साहब, कल रात जो रायता आपने फैलाया है ना, उसी का फल है ये। कल रात क्या हुआ? आदित्य ने हैरानी से पूछा। लो अब तुम्हें भी याद नहीं? अरे कल रात शराब पीकर जो उत्पात मचाया है, तुमने पूछो मत, और उसकी सजा मिली मुझे। तुम्हारे साथ यहाँ रुकना पड़ा। मैंने? और शराब कब? लगता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है, जीजू ने ताना मारते हुए कहा। आदित्य ने अपना सर पकड़ लिया तो जीजू उसके थोड़ा करीब आए और कहा, सर दुख रहा है क्या? नहीं। और आप ना दूर रहो मुझसे, आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। आदित्य ने खुद को कंबल से ढकते हुए कहा। तू मुझ पे शक कर रहा है, अपने गर्लफ्रेंड जैसे जीजू पर शक कर रहा है, जीजू ने नौटंकी करते हुए कहा। आदित्य उठा, उसने अपने जुराबे और जूते पहनते हुए कहा, जीजू चलो ना यार, घर चलते हैं, अभी तो फ्रेश भी करना है। अरे डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ। हाँ पीने के बाद तुम थोड़ा सा फैल गए थे, लेकिन अनामिका ने संभाल लिया था, वरना तुम तो पूरी पार्टी का सत्यानाश करने वाले थे। अनामिका मुझे यहाँ लेकर आई थी? आदित्य ने हैरानी से पूछा। जी हाँ साले साहब, सी इज सो सपोर्टिंग गर्ल। उसका दिल मत दुखाना कभी। नशे में मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा उसे, वो तो घर जाकर ही पता चलेगा। चलो, जीजू ने उठते हुए कहा और आदित्य के साथ कमरे से बाहर निकल आए। आकाश रिसेप्शन पर उनके लिए गाड़ी की चाबी छोड़ गया था। जीजू ने चाबी ली, गाड़ी स्टार्ट की और दोनों घर के लिए निकल गए। घर पहुंचते तो देखा सब बिजी थे। आदित्य को अनामिका कहीं नजर नहीं आई, वह सीधे अपने कमरे में चला आया। तैयार होकर नीचे आया तो नीचे हॉल में शादी की रस्में चल रही थीं। आकाश की बारात शाम 4 बजे रवाना होनी थी। उससे पहले सभी हंसी मजाक के साथ रस्में पूरी करने में लगे थे। आदित्य जानबूझकर अनामिका के सामने नहीं जा रहा था। उसे गिल्टी महसूस हो रहा था, क्योंकि पहली बार वह नशे में अनामिका के सामने था। अनामिका भी अपनी के साथ कामों में बिजी थी, इसलिए आदित्य की ओर उसका ध्यान नहीं गया। शाम को सभी बारात में जाने के लिए तैयार थे। अनामिका और अवनी ने लहंगा पहना हुआ था। आदित्य ने पैंट शर्ट और अपना सफ़ेद वाला ब्लेजर पहना। वह भी नीचे आया। सभी तैयार थे। आकाश शेरवानी पहने घोड़ी पर बैठा बहुत प्यारा लग रहा था। काव्या अनामिका का हाथ पकड़े पकड़े उसके साथ थी। अनामिका ने देखा आदित्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसने काव्या का हाथ अवनी को पकड़ाया और अंदर चली आई। अंदर से सभी मेहमान बाहर आ गए थे। अनामिका ने देखा आदित्य किचन के पास वाले वॉश बेसिन की तरफ है। अनामिका उसकी ओर बढ़ी। अनामिका को अपनी ओर आते देखकर आदित्य जानने लगा तो अनामिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। पहली बार था जब अनामिका ने उसका हाथ पकड़ा था, वरना ऐसा हमेशा आदित्य किया करता था। अनामिका उसे अपने सामने लाई और कहा, आप हमसे बच्चे बच्चे क्यों घूम रहे हैं? मैं कहाँ, वो तो बाहर ही जा रहा था। हमारी तरफ देखिए, अनामिका ने सहजता से कहा। आदित्य ने अनामिका की तरफ देखा तो अनामिका ने कहा, कल जो कुछ हुआ उसे लेकर परेशान है ना आप? हाँ, आदित्य ने अनामिका की तरफ कहा। वैसे हमें पता नहीं था, अनामिका ने शरारत से कहा। क्या? अनामिका थोड़ा सा आदित्य के करीब आई और धीरे से उसके कान में कहा कि आप दुनिया के सबसे रोमांटिक इंसान हैं। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली गई, पर जाते जाते आदित्य के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट छोड़ गई। शर्म से उसके गाल लाल हो रहे थे। अनामिका की कही बात से आदित्य शर्माकर वहाँ से चला गया। अनामिका भी उसके पीछे पीछे बाहर चली आई और तनु अवनी में शामिल हो गई। धूमधाम और बैंड बाजे के साथ आकाश की बारात रवाना हुई। जीजू आदित्य और लक्ष्य को लेकर आए और डांस करने लगे। ये देखकर अवनी, तनु, सुनीता और अनामिका भी वहां चले आए। सभी खुशियां मना रहे थे। राकेश दादू बहुत खुश थे, घर में नया मेहमान आने वाला था। आकाश घोड़ी पर बैठे बैठे ही डांस कर रहा था। आदित्य की नज़र अनामिका से मिलती तो दोनों ही मुस्कुरा उठे। अनामिका आदित्य को देखते हुए मन ही मन कहने लगी, कब आएगा वो दिन जब आप नशे में कही बात हमसे पूरे होश में कहेंगे। उधर आदित्य अनामिका को देखते हुए सोच रहा था, बस भाई की शादी हो जाए, उसके बाद मैं घर वालों से साफ कह दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। बाराती आगे बढ़े। नीता की शादी के लिए जो गेस्ट हाउस बुक हुआ था
वो ज़्यादा दूर नहीं था। सभी नाचते गाते वहाँ पहुँचे। दरवाजे पर नीता की बहनें फूलों की थालियाँ लेकर सबके स्वागत के लिए खड़ी थी। जैसे ही बारात दरवाजे पर पहुंची, आकाश घोड़ी से नीचे उतरा और आदित्य जीजू के साथ आकर खड़ा हो गया। आकाश का तिलक हुआ, उसकी आरती उतारी गई, लड़कियों ने फूल बरसाए। बहुत ही ग्रेट वेलकम हुआ था उसका। सभी बाराती अंदर आए, हॉल लगा था। स्टेज के सामने लोगों के बैठने के लिए सोफे कुर्सियां लगाए हुए थे। आकाश सामने स्टेज पर पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया और उसके बगल में आ बैठा आदित्य। आकाश ने देखा तो कहा, तू अपनी भाभी की जगह क्यों बैठा है? हक बनता है मेरा, अगर भाभी को यहाँ बैठना है तो न्याय देना होगा। अबे मेरी शादी हो जाने दे, उसके बाद जो चाहिए मुझसे ले लेना। आकाश ने कहा, देख रहे हो जीजू, सरेआम रिश्वत ऑफर की जा रही है। आदित्य ने पास खड़े जीजू से कहा। जीजू ने आकाश को देखकर कहा, नाना साले साहब, पिघलना नहीं है। आकाश ने जीजू को घूरा तो जीजू आदित्य की साइड आकर बोले, देखो साले साहब, माना कि आप बड़े हो, लेकिन फेवरेट तो मेरे छोटे साले साहब ही रहेंगे। लव यू जीजू। आदित्य ने कहा, लव यू टू साले साहब। कभी कभी तो मुझे आप दोनों पर शक होता है। आकाश ने कहा, छी छी, कैसी बातें कर रहे हो साले साहब, मेरे पास मेरी तनु है और मेरे पास मेरी अनामिका है। आदित्य ने सामने बैठी अनामिका को प्यार से देखते हुए कहा, तो फिर जाकर अनामिका के पास बैठना, यहाँ क्यों बैठा है? उसके साथ भी बैठूंगा, पर वहाँ नहीं, यहाँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और आप और जीजू अगल बगल खड़े, हम दोनों पर फूल बरसाएंगे। उफ, ये मेरे ख्यालात, आदित्य ने नौटंकी करते हुए कहा। जीजू और आकाश हंस पड़े। कुछ देर बाद नीता दुल्हन के जोड़े में सजी अपनी सहेलियों और बहनों के साथ आई। आकाश उठा और स्टेज से नीचे चला आया। उसने नीता की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे लेकर स्टेज पर आ गया। लेकिन स्टेज पर नीता का सामना अभी आदित्य से होना बाकी था। वो सीट पर फैलकर बैठा था। नीता के पीछे पीछे उसकी बहनें भी चली आई। आदित्य ने इनके लिए अड़ गया तो नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए क्या चाहिए आपको, जो आप देना चाहें। आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा। नीता ने आकाश की ओर देखा और फिर थोड़ा आदित्य की ओर झुककर उसके कानों में धीरे से कहा, अनामिका और आपके रिश्ते की बात कर देंगे घर में पापा से। आदित्य ने सुना तो मुस्कुराने लगा। वह हैरान था कि घर में सबको उसके और अनामिका के बारे में पता है। वह उठा और नीता को गले लगाकर कहा, लव यू भाभी। उसने खुद नीता के दोनों हाथ पकड़कर आकाश के बगल में बैठा दिया। नीता खुश थी कि उसे आदित्य जैसा प्यारा देवर मिलने वाला था। हंसी मजाक के बाद बरमाला का समय हुआ तो अभिनी, तनु और अनामिका भी स्टेज पर चली आई और आकाश वाली साइड खड़ी हो गई। आदित्य और जीजू भी उस ओर चले आए। आदित्य अनामिका के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने अनामिका की हथेली से फूल उठाए और सामने देखने लगा। अनामिका ने उसको देखा तो आदित्य ने अपने कंधे से अनामिका के कंधे पर हल्के से मारा और सामने देखने का इशारा किया। बेचारी अनामिका सामने देखने लगी। आकाश की हाइट नीता से थोड़ी ज्यादा थी और उसके बाद वह और भी तनकर खड़ा हो गया। नीता का हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। आकाश और उसकी साइड खड़े लोग नीता को चिढ़ा रहे थे और नीता कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वह आकाश को बरमाला पहना दे। आदित्य ने यह देखा तो नीता की ओर आया। उसने नीता को अपनी गोद में उठाया और कहा, भाभी पहना दो बरमाला। नीता ने आकाश को बरमाला पहनाई। सबने उन पर फूलों की बारिश कर दी। उसके बाद आकाश ने नीता को बरमाला पहनाई। बैकग्राउंड में बहुत ही रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। आदित्य एक बार भी अनामिका के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसे शरारत सूझ रही थी तो उसने अनामिका के कंधे को एक बार फिर अपने कंधे से टकरा दिया। अनामिका ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो आदित्य ने फिर वही हरकत की, लेकिन इस बार बदले में उसके कंधे पर भी हल्का धक्का लगा। आदित्य खुश हुआ। उसने बिना साइड में देखे फिर से अपना कंधा लगा दिया। फिर वही रिएक्शन आया। इस बार आदित्य ने प्यार से मुस्कुराते हुए जैसे साइड में देखा, उसकी मुस्कुराहट एकदम से गायब। बगल में सोमित जीजू खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर आदित्य झेप गया और वहां से साइड में चला गया। वरमाला के बाद आकाश और नीता स्टेज पर रखे सोफे पर बैठ गए और आशीर्वाद समारोह शुरू हुआ। शुरुआत घर के बड़ों से हुई। आकाश और नीता के घर वालों ने एक एक करके उन दोनों को आशीर्वाद देना शुरू किया। जीजू और तनु ने दोनों को तोहफे दिए। आदित्य भी अपनी भाभी के लिए तोहफा लेकर आया था।
उसने उसे दिया और दोनों के बीच बैठकर फोटो क्लिक करवाई। जब आखिर में फैमिली फोटो की बारी आई तो दादू दादी, राकेश, राधा और सोमित, जीजू, तनु दी, आकाश नीता के पीछे खड़े हो गए। काव्या उन दोनों के बीच में बैठी थी। सुनीता और लच आकाश की साइड में खड़े थे और अवनी अपनी भाभी की साइड में सोफे के हत्थे पर बैठी थी। आदित्य भी अवनी की साइड में आकर खड़ा हो गया। उसने देखा सब हैं, अनामिका नहीं है। जैसे ही कैमरामैन ने फोटो लेनी चाही, आदित्य ने उसे रोका और इधर उधर देखा। अनामिका नीचे साइड में खड़ी थी। आदित्य नीचे अनामिका के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर आया। जगह न होने की वजह से वह नीचे ही बैठ गया। नीता के आगे अनामिका को खड़े देखकर उसने उसका हाथ खींचकर उसे नीचे बैठाते हुए कहा, तुम भी इसी परिवार का हिस्सा हो। कैमरामैन ने फोटो ली और उसके बाद सभी नीचे आ गए। स्टेज के साइड में ही स्कीपर्स लगे थे। नीता की बहनें और सहेलियां नीता और आकाश को पकड़कर वहां ले आई और दोनों को डांस करने को कहा। आकाश और नीता ने बहुत ही रोमांटिक गाने पर डांस किया। सभी बहुत खुश थे। उसके बाद लड़कियां नीता को वहां से ले गईं। अवनी, लच, काव्या को भूख लगी थी तो वो तीनों बाहर लॉन में चले आए। अवनी काव्या का हाथ पकड़े हुए लॉन में घूम रही थी कि लच ने उन दोनों के लिए खाने को कुछ ले आया। अवनी, लच और काव्या तीनों साथ साथ खा रहे थे कि तभी हनी वहां आया और अवनी से कहा, अकेले अकेले? अरे तुम कहाँ थे? दिखाई नहीं दिए आज। अवनी ने हनी से कहा, आज एग्जाम था मेरा तो उसी के लिए आउट ऑफ टाउन था। बस अभी अभी पहुंचा हूँ तो पता चला बारातियों का स्वागत तो हो चुका है। अच्छा जी, तो अब कर लो खातिरदारी, अवनी ने इतराते हुए कहा। बिल्कुल मैडम, बंदा हाजिर है, बताइए क्या किया जाए, हनी ने अदा से कहा। अवनी की आंखों में झांकते हुए कहा तो अवनी मुस्कुरा दी। हाँ, फिलहाल तो भूख लगी है, कुछ खिला ही दीजिए। जी जरूर, कहकर हनी चला गया। अवनी काव्या का हाथ पकड़े आकर कुर्सी पर बैठ गई। लच्चे किसी काम से चला गया। हनी ने प्लेट में अवनी के लिए कुछ मीठा और स्नैक्स रखा और आकर उसके पास सामने बैठ गया। काव्या अवनी के बगल में ही बैठी जूस पी रही थी। हनी ने प्लेट अवनी की ओर खिसकाकर कहा, वैसे बड़ी मतलबी हो यार तुम। कैसे? ये भी नहीं पूछा कि कैसा हूँ मैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी पूछ लेती हूँ। बताओ कैसे हो तुम? बहुत बुरा हाल है यार, कुछ अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है ना नींद आती है। ऐसा क्या? अवनी ने अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा। हाँ सच में, हनी ने कोहनी टेबल पर टिकाकर हाथ गाल से लगाते हुए कहा। फिर तो तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, अवनी ने हंसते हुए कहा। हंसते हुए वह बड़ी प्यारी लग रही थी। हनी एकटक उसे देखता रहा। खाते हुए अवनी के होंठों पर कुछ लग गया तो हनी ने उसे हटाने का इशारा किया। अवनी को कुछ समझ नहीं आया तो हनी ने आगे बढ़कर खुद ही अपनी उंगली से हटा दिया। जैसे हनी ने अवनी को छुआ, उसके मन के तार झनझना उठे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। नन्ही काव्या जूस पीते हुए दोनों को देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद घूमते हुए अनामिका वहां पहुंची। अवनी और हनी को एक दूसरे में खोया देखकर वह खांसी तो हनी और अवनी होश में आए। अनामिका को वहां देखकर वह एकदम से पीछे हट गया और कहा, अरे अनामिका जी, आप आइए ना। अनामिका मुस्कुराए हुए वहां आकर बैठ गई। उसने अवनी और हनी को साथ में खोए हुए जो देख लिया था। अनामिका के वहां आते ही काव्या भी अपने गिलास लिए उसके पास चली आई और उसकी गोद में आते हुए कहा, अनु दीदी, हनी भैया को डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? क्योंकि वो मौसी से बोल रहे हैं उन्हें भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, हाल बुरा है। ऐसा तो तभी होता है ना जब हम बीमार होते हैं। काव्या की बात सुनकर हनी इधर उधर देखने लगा और अनामिका हंसने लगी। उसने काव्या के बाल ठीक करते हुए कहा, ये दिसंबर का महीना है काव्या, इस महीने में लोग बीमार ही हो जाते हैं। कहते हुए अनामिका शरारत भरी नजरों से अवनी को देख रही थी। हनी ने सुना तो उठते हुए कहा, अनामिका जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। हनी वहां से निकल गया। अनामिका मुस्कुराते हुए अवनी को देख रही थी तो अवनी ने कहा, क्या है अनामिका, घूरना बंद करो। क्या बात है अवनी मैडम? आंखों में आंखें, होठों पर मुस्कुराहट, गालों पर ब्लश सही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, अवनी ने अनामिका से नजर चुराते हुए कहा। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, अनामिका ने गाते हुए कहा।
स्टॉप इट अनामिका, सुनो, अगर कोई पसंद हो तो बोल देना चाहिए, ज्यादा देर करोगी तो पछताओगी। वाह वाह, ये बात भी कौन बोल रहा है? मिस अनामिका राजपूत खुद तो भाई के सामने कुछ नहीं बोल पाती और मुझे ज्ञान दे रही है। अवनी ने अनामिका की पोल खोलते हुए कहा। भाई के नाम पर अनामिका खामोश हो गई तो अवनी ने कहा, हो गई ना बोलती बंद, ये हो तुम। बोलना आसान है अनामिका, करना मुश्किल है। इंतजार का मजा तुम क्या जानो अवनी, जो सुकून इंतजार में है वो इजहार में कहा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इंतजार करती ही रह जाओ और भाई को कोई और ले जाए। वो कहीं नहीं जाने वाले, अनामिका ने इत्मीनान से कहा। अच्छा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? अवनी ने पूछा। कल रात हमने उनकी आंखों में अपने लिए बहुत सारी फीलिंग्स देखी है। वो जाना भी चाहें तो नहीं जा पाएंगे। हाँ, वो इतना आलसी है ना कि उन्हें सिर्फ सोना और घूमना पसंद है। आलसी नहीं है वो अपने आप में बहुत खास है अपनी। तुम उनकी बहन होकर भी उन्हें नहीं समझ पाई। धन्य हो मैडम, आपने समझ लिया, ये ही काफ़ी है। उन्हें झेलने की शक्ति घर में किसी में नहीं है, सिवाय माँ के और आपके। उन्हें छोड़ो, अपनी बताओ क्या चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ? अनामिका ने फिर से पुरानी बात छेड़ते हुए कहा। अरे कुछ भी नहीं, बस अच्छे दोस्त हैं। अवनी ने दोस्त शब्द पर जोर देते हुए कहा। हनी को आते देखकर अनामिका ने उठते हुए अवनी के पास से गुजरते हुए कहा, ध्यान रखना जरा, ये दोस्ती प्यार में बहुत जल्दी बदलती है। अनामिका अंदर चली आई तो सामने से आते आदित्य से टकरा गई। आदित्य ने उसे संभाला और कहा, अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी। अच्छा वो सब छोड़ो, कुछ खाया तुमने? नहीं। चलो मैं जीजू और तनुदी को भी बुला लेता हूँ, शादी भाई की है, अपन क्यों भूखे रहें? आदित्य ने कहा और अनामिका को लेकर लॉन में आ गया। जीजू और तनु भी आ गए, सबने खाना खाया और अंदर चले आए। अंदर हॉल के एक साइड में बहुत ही खूबसूरत मंडप लगा हुआ था, जहाँ आकाश और नीता बैठे थे। आदित्य, जीजू, हनी और लक्ष्य भी आकर उन लोगों के पीछे पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। अनामिका और अवनी नीता के पास बैठ गईं। जीजू और आदित्य को आकाश के जूते संभालने की जिम्मेदारी मिली, ताकि नीता की बहनें उन्हें चुरा न सकें। सभी वहां बैठकर शादी की रस्मों का मजा ले रहे थे। नीता की बहनें आकाश के जूते चुराने की ताक में यहाँ से वहां घूमने लगी और आखिर में जूते उनके हाथ लग ही गए। जूते लेकर वे सभी चलते बने। कुछ देर बाद आदित्य ने जीजू को परेशान यहाँ से वहाँ घूमते देखा। आदित्य ने जीजू से ध्यान हटाकर अनामिका पर लगा दिया। नीता के पास बैठी वह कितनी प्यारी लग रही थी। आदित्य बस उसे देखे जा रहा था। आकाश ने नीता की मांग में सिंदूर भरा, गले में मंगलसूत्र बांधा और उसके बाद दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए। अनामिका उस वक्त उठकर पीछे हो गई तो आदित्य ने उसे अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। अनामिका आकर आदित्य के बगल में पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गई। आकाश और नीता फेरे लेने लगे। अनामिका उन्हें बड़े गौर से देख रही थी तो आदित्य ने कहा, क्या देख रही हो? देख रहे हैं कि जिंदगी में शादी कितना खूबसूरत पल होता है ना। दो अनजान लोग एक बंधन में हमेशा हमेशा के लिए कभी न टूटने वाले रिश्ते में बंध जाते हैं। अनामिका ने फेरों में जलती अग्नि को देखते हुए कहा। आदित्य ने अनामिका के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसी शादी पसंद है? हाँ, ऐसी शादी जिसमें बहुत सारे लोग हों, नाच गाना मस्ती, ढेर सारी रस्में हों। हाँ, ऐसे ही होगा, मतलब कुछ नहीं, शादी देखो, आदित्य ने कहा और दोनों एकटक फिर अग्नि को देखने लगे। दोनों के ख्यालात इस वक्त एक ही थे। दोनों आकाश और नीता की जगह एक दूसरे को देख रहे थे। उधर जीजू घूमते हुए राधा के पास आई और कहा, मौसी माँ, किसी ने जूते चुरा लिए। अरे तो ये रस्म ही होती है बेटा, राधा के पास खड़ी नीता की दादी माँ ने कहा। उनकी इस बात से जीजू ने चिढ़ते हुए कहा, रस्म है तो जीजा के चुराए ना, बारातियों के जूते क्यों चुरा लिए? नीता की बहनों ने आकाश के जूतों की जगह जीजू के जूते चुरा लिए थे। राधा और दादी ने देखा तो हंसने लगी। बेचारे जीजू वापस मंडप में नंगे पैर ही चले आए। आदित्य ने देखा तो पूछा, उन्होंने जूते वाली बात बताई? तो आदित्य हंसने लगा और कहा, भाई के जूते तो मेरे पास हैं, जिसने भी मेरे जूते चुराए हैं ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे छोड़ो यार जीजू, शादी एंजॉय करते हैं, आदित्य ने कहा। मंडप में सभी रस्में होने के बाद आकाश और नीता को खाना खिलाने ले गए। उनके लिए बड़ी सी टेबल का इंतजाम किया गया, जहां दोनों परिवार के लोग मौजूद थे।
सबने साथ खाना खाया। जीजू, तनु, अनामिका, अवनी और आदित्य पहले ही खा चुके थे, इसलिए वे सब बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। खाना खाने के बाद सभी हॉल में जमा हो गए। यहाँ नीता की बहनें आकाश से जूतों के लिए नैंग की मांग कर रही थीं, लेकिन आकाश के जूते तो आदित्य के पास थे, इसलिए उसने आकाश को जूते पहना दिए। बेचारी लड़कियां आदित्य का मुंह देखते ही रह गईं। उनमें से एक ने कहा, जीजा जी के जूते यहाँ हैं, तो फिर हमने किसके जूते चुराए? मेरे, जीजू ने आगे आकर कहा, तो बेचारी लड़की शर्माकर पीछे चली गई। माहौल में हंसी मजाक से भर गया। राकेश ने अपने जेब से पैसे निकालकर शगुन दिया। सब रस्में खत्म होते होते सुबह हो गई और उसके बाद विदाई का वक्त आया। विदाई के वक्त नीता की आंखें नम थीं। वह अपने सभी घर वालों से मिली। सबने उसे ढेर सारा प्यार और दुआएं दी और विदा किया। सभी गाड़ियों में आ बैठे। बारात वापस रवाना हो चुकी थी। आकाश और नीता जिस गाड़ी में थे उस गाड़ी को आदित्य चला रहा था और उसके साथ बैठे थे सोमित जीजू। नीता अभी भी थोड़ा सुबक रही थी, तो आदित्य ने कहा, अरे यार भाभी, अब बस भी करो, अपने घर में ही तो जा रही हो। जब आपकी बारी आएगी ना तब आपसे पूछेंगे ये बात। नीता ने अपने आंसू पोंछकर कहा, मेरी वाली नहीं रोएगी, देखना, हंसते हंसते आएगी। आदित्य ने कहा, तो जीजू अब तक खामोश बैठे थे, तपाक से बोल पड़े, वैसे भी एक कमरे से दूसरे कमरे में ही तो शिफ्ट होना है उसको, है ना आदित्य? सही पकड़े, आदित्य ने हाई फाइव देते हुए कहा। तो पीछे बैठी नीता हंसने लगी। उसे हंसते देखकर आदित्य ने नीता से कहा, बस ऐसे ही हंसते रहना है आपको, और जब भी घर की याद आए ना तो मुझे बताना, मैं लेकर चलूंगा आपको। अच्छा, अभी से भाभी की जी हुजूरी शुरू? आकाश ने ताना कसा। भाभी तो वैसे ही माँ जैसी होती है, और मेरी भाभी तो माँ भी है, दोस्त भी है, और मेरी सपोर्टर भी, आदित्य ने कहा। तो नीता बोली, जी देवर जी, देवर वैसे भाभियों के फेवरेट होते हैं। तो ये सुनकर आदित्य खुशी से मुस्कुराने लगा। कुछ देर में सभी घर पहुंचे। राधा और बाकी घर वाले पहले ही पहुंच चुके थे। सबने मिलकर धूमधाम से नीता और आकाश का वेलकम किया। सभी अंदर चले आए। कुछ सोने चले गए, कुछ वहीं हॉल में बड़े सोफों पर बैठकर सुस्ताने लगे। अपनी अनामिका और तनु नीता को लेकर नीचे गेस्ट रूम में लेकर चली आई। वह घर की बाकी औरतें भी मौजूद थीं। सभी नीता को देखकर उसकी तारीफ करने लगी। आकाश दूसरे रूम में आकर बैठ गया, जहां जीजू, आदित्य और बाकी लोग भी थे। राधा ने रसोइये से सबके नाश्ते का इंतजाम करने को कहा, ताकि बाद में रस्में कर सके, और खुद दूसरे कामों में लग गईं। राकेश बाहर गेट के पास खड़े फोन पर शाम के रिसेप्शन का इंतजार करने को कह रहे थे। तभी एक लड़का आया और उनको एक लिफाफा थमाकर चला गया। राकेश जी उससे कुछ पूछ पाते इससे पहले ही वह चला गया। राकेश जी ने फोन जेब में रखा और लिफाफा खोला। उसमें कुछ तस्वीरें थी। राकेश एक एक करके उन्हें देखने लगे। जैसे जैसे देखते गए उनके चेहरे के भाव बदलते गए। उन्होंने वहीं खड़े खड़े जोर से आवाज लगाई, आदित्य, आदित्य। बाहर काम करते हुए रघु ने देखा। राकेश गुस्से से आदित्य को बुला रहे थे, तो वो भागता हुआ अंदर गया और आदित्य को बाहर आने को कहा। आदित्य को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या होने वाला है। वह राकेश के सामने आया और कहा, आपने बुलाया? राकेश ने हाथ में पकड़े फोटोग्राफ्स आदित्य को बढ़ा दिए। आदित्य ने जैसे उन फोटोग्राफ्स को देखा, उसकी खुशी एकदम से गायब हो गई और उसने राकेश की तरफ देखकर कहा, पापा, वो मैं। आदित्य आगे कुछ बोलता इससे पहले ही राकेश ने एक तेज थप्पड़ आदित्य के गाल पर रसीद कर दिया। आदित्य का दिमाग झनझना उठा। उसने फिर भी सफाई देने की कोशिश की और राकेश ने दूसरा थप्पड़ उसके गाल पर रसीद दिया और आदित्य को घूरने लगे। अपने पिता से नजरें मिलाने की हिम्मत उस वक्त आदित्य में नहीं थी। वह सर झुकाए खड़ा रहा। राकेश वहां से चला गया।